हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ JEE मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने से पहले सबसे पहले तो ध्यान में रखना कि मैंने आपको बताया था कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गन प्लेन में एक पॉइंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके आर्गन प्लेन में क्या करता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पहला वाला स्टार पॉइंट मान लो, लेट z इक्वल टू x प्लस iy is a complex number which represent point P is a x comma y in a argand plane. ठीक है, इसी को बोला जाता है और कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसी को क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, आर्गन प्लेन मींस क्या होता है? आर्गन प्लेन बोले तो ऐसा प्लेन जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाया जाता है रियल एक्सिस, ठीक है, और जिसका वर्टिकल एक्सिस जो होता है उसको बोला जाता है इमेजिनरी एक्सिस। देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होता है, रियल एक्सिस होता है। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस। और एज यूजुअल यहाँ पे जो होता है ओरिजिन होता है। ठीक है, रियल एक्सिस पे हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पुट किया जाता है। इमेजिनरी एक्सिस पे हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट पुट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो x है इसको रियल पार्ट बोला जाता है, ये जो y है इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है। तो जो रियल पार्ट है, इसीलिए पॉइंट जो रिप्रेजेंट किया जाता है P इज अ x, y, वेयर x इज अ रियल पार्ट एंड y इज अ इमेजिनरी पार्ट। ये फिक्स है ना, पहले रियल पार्ट लिखना है, बाद में इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ये वाला ऑर्डर फिक्स है, ये चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये क्या कर रहा है, आर्गन प्लेन में क्या करता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, इस पॉइंट को क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉइंट का नामकरण कर देता हूं मैं P, जो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो आपका जो P रहेगा वो क्या रहेगा, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, यानी x कॉमा y। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक आर्गन प्लेन में, आपका हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, किसी यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये पहला टॉपिक हो गया। उसके बाद अच्छा, ये पॉइंट है तो पॉइंट के बीच में दूरी भी होगी, है ना। तो दूसरा टॉपिक आता है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ठीक है, दो पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक आपका P पॉइंट है जिसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और तुम्हारे पास कोई Q पॉइंट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ये PQ डिस्टेंस निकालना है, आपको ये PQ डिस्टेंस क्या करना है, निकालना है, आपको ये PQ डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर ये P कोई पॉइंट है जिसको Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, Q कोई पॉइंट है जिसको Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस बिटवीन जो PQ है, ये जो PQ होता है, PQ इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो इस तरह डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई R पॉइंट है जिसको Z3 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई S पॉइंट है जिसको Z4 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को RS निकालना है, डिस्टेंस RS निकालना है। तो ये क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3। ठीक है, अच्छा, एक आधी बार अगर ये ऑर्डर आप चेंज कर लेते हो, Z2 माइनस Z1 ना लेते हुए Z1 माइनस Z2 कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉड क्या कर लेगा, सब
बराबर कर देगा, हिसाब क्या कर लेगा, बराबर कर लेगा, क्योंकि मॉड है तो ये क्या करेगा, निगेटिव भी अंदर जनरेट होगा तो भी पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव भी जनरेट होगा तो आउटपुट क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये मॉड क्या करेगा, सब हिसाब बराबर कर देगा। इसलिए ऑर्डर कभी गलत भी हुआ मॉड के अंदर का तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सही कर देगा उसको, ठीक है। तो देखो अगर देखा जाए तो इसका प्रूफ देखा जाए, है ना, आप सोचोगे तो बस प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, बस एक ये वाला प्रूफ देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे लगे तो, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं, मैं मान लेता हूं लेट आपका Z1 जो है x1 प्लस IY1 है, ठीक है, और एंड आपका Z2 जो है वो है आपका x2 प्लस IY2, ठीक है। अच्छा Z1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, P को, तो अच्छा Z1 अगर P को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर P को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जो P पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, रियल पार्ट कॉमा इमेजिनरी पार्ट, यानी x1 y1 रहेगा, ठीक है। अच्छा अगर Z2 तुम्हारे Q पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, Z2 तुम्हारे Q पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो आपका जो Q पॉइंट रहेगा क्या रहेगा, x2 y2, x2 y2। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अगर इसको मैंने इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, है ना, पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, तो डिस्टेंस फार्मूले से मैं क्या करता हूँ, ये PQ डिस्टेंस निकालता हूँ। तो आपका बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PQ इक्वल टू क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ क्या, x2 x1 स्क्वायर प्लस y2 y1 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। उसके बाद अगर ये इक्वेशन 1 है तो आपका देखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या निकालते हैं, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालते हैं, ठीक है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। मॉड Z1 क्या है तुम्हारा, x1 प्लस IY1, है ना, x1 प्लस IY1, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में, Z2 क्या है तुम्हारा, x2 प्लस IY2, x2 प्लस IY2, ठीक है, ये मॉड माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो ये x1 प्लस y1 माइनस x2 माइनस IY2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रियल को रियल के साथ जोड़ देते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ जोड़ देते हैं, तो ये बनेगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, ठीक है, प्लस I कॉमन ले लेता हूँ दोनों जगह से, प्लस I मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया, तो ये इसका रियल पार्ट था और ये इसका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मॉड ऑफ a प्लस आई बी है तो इसका आंसर क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो सेम यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप यहां पे अगर ये करोगे तो ये अंडर रूट ऑफ ये क्या रहेगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y1 प्लस y2 माइनस रहेगा, है ना, माइनस y2 होल स्क्वायर बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है इसका मतलब देखो ये आपको लगेगा कि ये अलग है ये अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर PQ तुम्हारा इसके बराबर है, आपका ये मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 आपका इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा इसमें ऑर्डर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैंने Z2 माइनस Z1 ना लेते हुए Z1 माइनस Z2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या रहेगा, रिजल्ट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप देख सकते हो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका डिस्टेंस जो PQ है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, PQ क्या रहेगा, Z2 माइनस Z1, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। इस तरह क्या निकाल सकते हो आप, डिस्टेंस निकाल सकते हो बिटवीन टू पॉइंट विच रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में सबसे पहला आता है इंटरनल डिवीजन। देखो इंटरनल डिवीजन मीन्स क्या, सपोज मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक P है और एक क्या है Q। अच्छा, P को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका Z1 और Q को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका Z2। ठीक है, देखो P को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, Z1, और Q को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2, और कोई तीसरा पॉइंट R है। ठीक है, कोई तीसरा पॉइंट R है जो क्या कर रहा है, ये सेगमेंट PQ को m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट R। आपको क्या निकालना है, बाय यूजिंग इंटरनल डिवीजन द कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट R। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हमको पता है P को Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे को निकालना है R, क्योंकि R क्या कर रहा है, m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो मेरे को वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, R को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट पॉइंट R इज, ये रहेगा m/Z2 प्लस n/Z1 अपॉन m+n। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा वो क्या करेगा, इस R पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये जनरलाइज है, इसीलिए यहाँ पे ये ऐसे दिखेगा mZ2 प्लस nZ1 m+n। जब यहाँ पे मैं अगर पर्टिकुलर वैल्यू लेता हूँ, m की वैल्यू आएगी, Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो ये जो है ये आपको a+ib वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा। सपोज मान लो सभी वैल्यू पुट अप करने के बाद ये 2 + 3i है ना निकला, तो ये जो 2 + 3i रहेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, R को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, 2 + 3i अगर R को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 + 3i को देख के मेरे दिमाग में पता चल गया है कि ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, 2,3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर R को कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये, क्योंकि R क्या कर रहा है, आपके PQ सेगमेंट को इंटरनली m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेकंड, इसी में सेकंड मिड पॉइंट। ठीक है, अच्छा मिड पॉइंट बोले तो क्या होता है, सपोज मान लो तुम्हारे पास PQ सेगमेंट है, P को रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 और Q को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2। मिड पॉइंट बोले तो ये PQ का जो मिड पॉइंट है, सपोज ये R है। ठीक है, अच्छा ये अगर R है, ये अगर मिड पॉइंट है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर ये मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो रेशियो क्या होता है, 1:1 होता है। अच्छा 1:1 होता है, इसका मतलब m की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे m/n था रेशियो, यहाँ पे क्या था, m/n, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, 1 रहेगी, n की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दोगे तो तुमको क्या दिख जाएगा, Z1 + Z2/2 दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो R जो है कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट पॉइंट R इन केस ऑफ मिड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट R इज Z1 + Z2/2। 1 + 1 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, तुम्हारे R को रिप्रेजेंट करेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, तुम्हारे R को रिप्रेजेंट करेगा, अगर R आपका क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल डिवीजन। अच्छा, एक्सटर्नल डिवीजन मींस क्या होता है, सपोज मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास कोई PQ सेगमेंट है, P और Q। अच्छा, P को कोई Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, Q को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई बाहर में कोई पॉइंट है R जो क्या कर रहा है, इस सेगमेंट को m/n रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है।
तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर r विच रिप्रेजेंट r है ना, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है कि r ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो r को रिप्रेजेंट करेगा, तो मैं बोलूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर विच रिप्रेजेंट पॉइंट r इज क्या रहेगा, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, तुम्हारे r पॉइंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपका r क्या करेगा, एक्सटर्नली क्या करता है, उसको डिवाइड करता है m:n रेशो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मान लो इफ a is a z1, b is a z2 and c is a z3 are vertices of a triangle ABC, ठीक है, then centroid of triangle ABC is present by the complex number z1 plus z2 plus z3 z1 plus z2 plus z3 अपॉन 3। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, आपके ट्रायंगल एबीसी के सेंट्रोइड को क्या करेगा, डिनोट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोला गया है कि तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। A को रिप्रेजेंट कर रहा है Z1, B को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2, ठीक है, और C को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, Z3। तो इसका जो सेंट्रॉइड है उसको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, आपके सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ध्यान में आ गया। सेंट्रॉइड को कैसे रिप्रेजेंट करें, अगर ए बी सी कोई वर्टाइसेस है ट्रायंगल के, जिसको Z1 Z2 Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनके सेंट्रॉइड को कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, देखो क्या बोला गया है, मेरे को बोला गया है इफ A is a Z1, B is a Z2 and C is a Z3 are vertices of equilateral triangle ABC। क्या बोला गया है कि ABC ये क्या है, वर्टाइसेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल के। इक्विलैटरल ट्रायंगल बोले तो जिनके तीनों साइड क्या रहेंगे, सेम। अगर ऐसा है तो ये कब पॉसिबल है, इफ एंड कॉमा इफ एंड ओनली इफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z3 प्लस Z3 इंटू Z1। ठीक है, देखो क्या बोला गया है कि आपका ये A Z1, B Z2 और C Z3 है ना, ये क्या है, आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर ये वर्टाइसेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तो डेफिनेटली ये क्या करेंगे, ये वाले कंडीशन को क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे, Z1 Z2 Z3। तो ये कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये जो है वर्टाइसेस है किसके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। ठीक है, उसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस क्या है, सपोज मान लो तुम्हारे पास कोई सेगमेंट है PQ, ठीक है, अच्छा P को रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 और Q को रिप्रेजेंट कर रहा है Z2। ठीक है,
और ये क्या रहेगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो क्या करेगा इसको बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर रहेगा एज वेल एज ये क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, दैट इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका मेरे को इक्वेशन निकालना है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि कार्टेशियन इक्वेशन अगर मैं निकालता हूं तो वहां पे क्या होता है x और y होता है। एक आधे लाइन का अगर कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है तो मैं बोलता हूं x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सिमिलरली मेरे को क्या निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकालना है किसका, लाइन का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। देखो हमेशा ध्यान में रखना, अगर मेरे को जैसे कि मेरे को अगर इक्वेशन निकालना होता था मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो मैं वहां पे एक जनरल पॉइंट लेता था x, y। सिमिलरली अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स इक्वेशन निकालना है लाइन का वगैरह, तो मैं क्या करूंगा वहां पे एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लूंगा यानी z। तो मैं सबसे पहले तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक कोई जनरल पॉइंट लेता हूं, उसको मैं a बोल देता हूं, जिसको कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा, एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा z। ठीक है, अब देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो उनकी सभी की दूरी P से और Q से आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है उसकी दूरी Q से, उसकी दूरी P से क्या रहेगी, सेम रहेगी, देयरफॉर इट इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये वाली दूरी और आपकी ये वाली दूरी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा सेम रहेगी इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आपका जो PA डिस्टेंस है आपके QA डिस्टेंस से क्या रहेगा, सेम रहेगा, PA इक्वल टू QA। अच्छा PA डिस्टेंस देखो, P का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है P को, और Q को A को रिप्रेजेंट कर रहा है, Z रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, Z मॉड ऑफ Z माइनस Z1, मॉड ऑफ Z माइनस Z1। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। अच्छा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ तो इधर स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, और इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ। अच्छा जैसे ही मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है कि मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर जो है वो होता है अंदर वाला इनटू उसी का कॉन्जुगेट, अंदर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो और इनटू में उसका कॉन्जुगेट। देखो यहाँ पे अंदर में कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z माइनस Z1, यानी दिस इनटू इसका कॉन्जुगेट यानी z माइनस Z1 इनटू इसका कॉन्जुगेट यानी z माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। सिमिलरली अंदर वाला इनटू इसका कॉन्जुगेट यानी ये Z2 माइनस Z1 इनटू Z2 माइनस Z1 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट, ये जो कॉन्जुगेट है यही z को जाएगा, यही Z1 को जाएगा, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, z माइनस Z1 इनटू यहाँ पे z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे क्या रहेगा Z2 माइनस Z1 इनटू यहाँ पे भी क्या रहेगा Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यहाँ पे। अच्छा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो z दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, बाद में माइनस Z1 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो देखो ये बनेगा z कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, और उसके बाद माइनस Z1 मल्टीप्लाइड होगा तो यहाँ पे बनेगा माइनस Z1 Z कॉन्जुगेट और उसके बाद प्लस Z1 इधर Z1 कॉन्जुगेट, ये हो गई ये वाली साइड मल्टीप्लाइड हो गई। ठीक है, इक्वल टू में ये वाली साइड, अच्छा ये वाला जो साइड है मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ, है ना, क्या Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z1 कॉन्जुगेट। ठीक है, और उसके बाद माइनस Z1 मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस ऑफ Z2 कॉन्जुगेट और प्लस ऑफ यहां पे क्या रहेगा Z1 कॉन्जुगेट। Z1 एक मिनट क्या हुआ हमारा यहाँ पे Z माइनस Z1। ठीक है, यहाँ पे Z माइनस, यहाँ पे क्या होना था Z माइनस Z2 होना था,
z माइनस z2 होना था, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे z माइनस z2 होना था, z माइनस z2, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट सेपरेट करता हूँ, z माइनस z2 इंटू z कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा z इंटू z कॉन्जुगेट माइनस z इंटू z1 कॉन्जुगेट माइनस z1 z कॉन्जुगेट और प्लस ऑफ z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू, ठीक है। अब ये वाली साइड लेते हैं, क्या z इंटू z कॉन्जुगेट माइनस z z2 कॉन्जुगेट, उसके बाद माइनस z2 z कॉन्जुगेट, उसके बाद प्लस z2 z कॉन्जुगेट, ठीक है। यहाँ पे देखो इक्वल टू में ये और ये कैंसिल हो जाएगा और सभी टर्म मैं उधर लेके चले जाता हूँ, ठीक है। और साथ साथ में देखो कि ये जो z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट है ना, और ये z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट, ये क्या, ये बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जैसे कि z1 मॉड ऑफ z होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ z। तो ये बन जाएगा, ये तुम्हारा क्या बनेगा बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये बन जाएगा क्या, तुम्हारा बन जाएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये चेंजेस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ z1 माइनस ऑफ z1 z कॉन्जुगेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्लस ऑफ ये क्या बनेगा मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो है ये माइनस इधर आएगा तो प्लस प्लस यहाँ पे क्या बनेगा z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। ये उधर जाएगा तो प्लस z2 z कॉन्जुगेट और ये माइनस, ये क्या बनेगा माइनस ऑफ z2 कॉन्जुगेट, यानी ये क्या बन गया था मॉड ऑफ z2 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो है ना, यहां से z, ठीक है, और यहां से z कॉमन ले लेता हूं। z मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में रहेगा मॉड ऑफ क्या रहेगा z2 माइनस z1 रहेगा, z2 माइनस z1 नहीं क्या z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट, ठीक है। और यहां से कॉन्जुगेट ऑफ z कॉमन लेता हूं, यहां से और यहां से कॉन्जुगेट ऑफ z कॉमन लेता हूं, कॉन्जुगेट ऑफ z कॉमन ले लिया मैंने, प्लस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा माइनस ऑफ z1, यहाँ पे क्या बचा प्लस ऑफ z1, यानी z2 यहां से हमने z कॉन्जुगेट कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ z1 बचा और इधर क्या बचा आपका z2 बचा। अच्छा यहाँ पे z2 माइनस z1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस में क्या रहेगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर और प्लस ऑफ मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद देखो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर मैं तोड़ सकता हूँ तो जोड़ भी सकता हूँ, तो ये z बनेगा और ये क्या बनेगा z2 माइनस z1 कॉन्जुगेट प्लस ये z कॉन्जुगेट और यहाँ पे तो ये रहेगा z2 माइनस z1 प्लस ऑफ मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो ये इतना बड़ा इक्वेशन देखने में अजीब लगता है, इसीलिए यहाँ पे मैं थोड़े चेंजेस करता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि आपका लेट कर लेता हूँ, लेट आपका देखो ये z2 माइनस z1 क्या है तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ a से, a इक्वल टू क्या है z2 माइनस z1, ठीक है। अच्छा इसका अगर कॉन्जुगेट लेना है तो वो कॉन्जुगेट क्या रहेगा z2 माइनस z1 का कॉन्जुगेट रहेगा, यानी a जो है वो क्या बनेगा a वेक्टर बन जाएगा, a कॉन्जुगेट बन जाएगा, ठीक है, a कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो ये दिखने में ऐसा दिखेगा क्या z इंटू a कॉन्जुगेट
प्लस यहाँ पे क्या रहेगा z कॉन्जुगेट इंटू a, क्योंकि z2 माइनस z1 को मैंने a बोल दिया, ठीक है। और ये जो है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, ये जो है तुम्हारा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एनी कांस्टेंट, क्योंकि दो कांस्टेंट को ऐड करूंगा तो कोई ना कोई दूसरा कांस्टेंट बन जाएगा, तो उसको मैं बोल देता हूँ b बोल देता हूँ। b क्या है तुम्हारा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, इसको b, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे मैंने a कॉन्जुगेट लिख दिया और यहाँ पे a लिख दिया और इसको क्या लिख दिया मैंने b प्लस b इक्वल टू 0। This is your equation of perpendicular bisector. It is equation of perpendicular bisector. ठीक है, तो इस तरह आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। देखो हमेशा ध्यान में रखो, डायरेक्ट इक्वेशन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस कंडीशन ध्यान में रखो। कंडीशन ध्यान में रखोगे तो अपने आप सॉल्यूशन बन के इक्वेशन आ जाएगा। यानी कोई भी इक्वेशन निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, तो एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है। अच्छा, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के बाद आप क्या करोगे, ये वाला डिस्टेंस क्या बोलोगे, सेम है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अच्छा, सेम है तो बाद में डिस्टेंस है, बाय यूजिंग मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लो। मॉड्यूलस कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हो तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ये बदल जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाइड कर दो, मल्टीप्लाइड करने के बाद क्या करना है, जो कटने वाला कट जाएगा, है ना, कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी शक्ल बनके बाहर आ जाएगा तुम्हारा इक्वेशन। तो दैट इज द योर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।